कि अब तक हम लोग जानते रहे थे कि नागपुर में एक पावर हाउस है, उसका एक ट्रांसफार्मर झंडेवालान में लगा है और वहां से जो सप्लाई होती है वह अशोका रोड तक पहुंचती है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अशोका रोड से निकलकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में गई है, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सप्लाई लाइन, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर दोनों अहमदाबाद शिफ्ट हो गए? देखिए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा कहने का जो जो अंदाज है वो थोड़ा सा दूसरा है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी उनको रीड करना चाहिए, उनको असेस करना चाहिए। और अगर हम नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी को खासकर 2013 से और अब तक, 2013 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक बेंचमार्क था नरेंद्र मोदी के करियर में, जब उन्होंने बीजेपी में खुद को एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पोजीशन कर दिया था। तो अगर हम 8-9 साल में नरेंद्र मोदी को एनालाइज करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि मोदी जी ने ना सिर्फ अपने को एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बल्कि एक कल्ट के तौर पे उन्होंने अपने को डेवलप किया। और ये कल्ट धीरे धीरे ब्रांड बनता गया और आज की तारीख में ये हमको स्वीकार करना होगा, चाहे आप फॉर हो या अगेंस्ट मोदी जी के लिए, लेकिन ये चीज हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड है, ये हमें मानना पड़ेगा। और कहीं कहीं आप देखें कि नरेंद्र मोदी कमल से ज्यादा उनका चेहरा दिखता है। तो जहां आदमी का जो चेहरा है, जो फेस है, वो पार्टी के प्रतीक को चैलेंज कर रहा हो। मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन देखिए, वो म्युनिसिपल इलेक्शन नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। बताइए, हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक अलग भाषा, एक अलग प्रदेश, मोदी की आप कह सकते हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस एरिया उससे बहुत दूर, लेकिन वहां पर उनके चेहरे को बेचा जा रहा है। बेंगलोर में नरेंद्र मोदी को बेचा जा रहा है। त्रिपुरा, पीपल कैन नॉट थिंक ऑफ त्रिपुरा जो आप कहें अगर दिल्ली से तो 7 समंदर पार है। मैं त्रिपुरा जब गया था तो आपको फ्लाइट ही डायरेक्ट नहीं, इतनी दूर है वो, बांग्लादेश क्रॉस करके आपको जाना है, सुदूर। और उस त्रिपुरा में जो लेफ्टिस्ट का गढ़ था, जहां कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा बिका, और बिका ही नहीं, उस चेहरे ने जीत दिला के सरकार बना दी। तो ये जो कल्ट है, ये जो ब्रांड है, ये जो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ा हुआ, रिलायंस एक ब्रांड बन गया शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। तो ये जो कल्ट डेवलप हुआ, ये जो कल्ट है बुनियादी तौर पे, ये जो ब्रांड है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ जल नहीं करता है। आरएसएस का ब्रांड चेहरा नहीं है, गोलवलकर नहीं है, हेगड़ेवार नहीं है, रज्जू भैया नहीं है, सुदर्शन नहीं है, मोहन भागवत नहीं है। ये सब बैक स्टेज में रहते हैं। सेंटर स्टेज में आरएसएस है, और आरएसएस का जो ध्वज है, ध्वज प्रतीक है, तो उस ध्वज को पीछे कर दिया, कमल को पीछे कर दिया, आगे आ गए। और मुझे लगता है ये जो पर्सनैलिटी क्लैश है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी में नहीं, टकराव यहां से शुरू हुआ कि मोदी को लगने लगा कि अगर वो केदारनाथ जाते हैं, एक नए लिबास में वहां पर आते हैं, पूजा करते हैं, तो हिंदुस्तान देखेगा। और अब चाहे हम लोग उनकी आलोचना करें, क्रिटिकल असेसमेंट करें, लेकिन आप देखेंगे इतनी बड़ी आपदा के बाद लैंडस्लाइड्स आती हैं, तमाम बसें जो हैं वहां रोज दुर्घटनाग्रस्त होती रहती हैं। केदारनाथ का जो टूरिज्म का ट्रैफिक है, उसका जो वॉल्यूम है 10 गुना बढ़ गया जब से मोदी जी ने अपने को केदारनाथ से आइडेंटिफाई किया। वो बनारस आते हैं और बनारस में फिर वो वही उस कल्ट को पेश करते हैं, ब्रांड मोदी को लाते हैं, एक नई वेशभूषा में आते हैं, चारों तरफ डमरू बज रहा है और मोदी जी बीच में खड़े हैं, लाल कालीन पे चल रहे हैं, अकेले, ना योगी है ना कोई है अगल पे, और अकेले चल रहे हैं। और आप देखें कि बनारस में काशी विश्वनाथ का ट्रैफिक जो है तीर्थयात्रियों का बढ़ गया वहां पर। तो ये, और दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई कि मोदी जी भी वही सोचने लगे, उनको भी भरोसा हो गया, उनके इर्द गिर्द जो उनकी किचन कैबिनेट है उसको भी भरोसा हो गया कि हमने एक बड़ा ब्रांड क्रिएट कर दिया है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो हिमाचल और गुजरात, उसका चुनाव कौन लड़ रहा है? क्या जयराम ठाकुर लड़ रहे हैं हिमाचल में? क्या गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं?
या उनकी कैबिनेट लड़ रही है, या वहां CR पाटिल लड़ रहे हैं, या हिमाचल में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो लड़ रहे हैं। मोदी, ब्रांड मोदी। और इसी वजह से ऐसा लोग कहते हैं, ये जो तारीखें खिसकाई गई, ये तारीख किस लिए खिसकाई गई? घोषणा के लिए नहीं अभिषेक बाबू जी। घोषणा पहले भी हो सकती थी। जो घोषणाएं तो करनी है, उद्घाटन ही तो करना है, जी। वो आप पहले भी कर सकते हैं, शिलान्यास पहले भी कर सकते हैं, 15 दिन पहले कर सकते हैं। नहीं, उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि क्योंकि अकेला ब्रांड है, उसे हिमाचल में भी कन्वेंसिंग करनी है, कैंपेन करना है, उसे गुजरात में भी कैंपेन करना है। डेट्स को इसलिए आगे बढ़ाया, ऐसा लोग कहते हैं, कि सो दैट मोदी जी को पर्याप्त समय मिले हिमाचल में और फिर पर्याप्त समय मिले गुजरात में। पहले हिमाचल निपटाए, फिर गुजरात निपटाए। तो ये जो ब्रांड है, ये जो ब्रांड है, यही सबसे बड़ा टकराव का कारण है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ ये कॉर्पोरेट ब्रांड, ये कल्ट वहां स्वीकार नहीं है। एक सवाल यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आपने भी इस ब्रांड की बात की, इस ब्रांड को लोग स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब संजय जोशी को किनारे लगाया गया, संघ ने उस वक्त अपमान का घूंट पी लिया। मुंबई कार्यकारिणी और मोदी जी की फ्लाइट तब तक अहमदाबाद से टेक ऑफ नहीं हुई जब तक कि संजय जोशी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। ये कोशिशें नितिन गडकरी तक जब आकर के रुक गई है, तो फिर नितिन गडकरी से टकराहट, वो नितिन गडकरी जो हर जगह आप देखें, यूट्यूब चैनल उनका अच्छा चलता है, मोदी जी से ज्यादा चलता है, मीडिया में उनके काम का क्रेडिट आज के दौर में जो गोदी मीडिया है वो भी नितिन गडकरी को ही देती है, उनके काम का क्रेडिट बाकी मंत्रालयों में जो मोदी सरकार को मिले। उस परिस्थिति में नितिन गडकरी से टकराव का क्या कारण है और संघ इसे किस प्रकार ले रहा है? देखिए, हकीकत ये अगर मैं कहूं मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमें किसी समस्या के जड़ में जाना है तो उस सेंटर पॉइंट को भी हमें समझना होगा जो इस पूरी समस्या के केंद्र में, और केंद्र में मैंने कहा था ब्रांड मोदी है। मोदी जी को आज आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये भी एक हकीकत, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। आप जाइए गुजरात में, देखिए आरएसएस की कितने लोग हैं जो इस वक्त सक्रिय हैं, अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। ये मोदी जी का एक माइंडसेट डेवलप हो गया है। आप आइए तो ठीक, नहीं तो ठीक। वही स्टार प्रचारक हैं, 1 से लेकर 11 तक वही बैटिंग करते हैं। इसको हमें समझना होगा। उसके बाद अमित शाह की बारी आती है, फिर जेपी नड्डा की बारी आती है, फिर राजनाथ जी की बारी आती है, फिर कहीं जाके गडकरी जी की बारी आती है। तो जरूरत ही नहीं हमें, अभिषेक बाबू, हमें आपकी जरूरत नहीं है।